हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन फोर्सेस की जो कि आपको मैकेनिक्स में देखने को मिलेगा। देखो मैं लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 4 फंडामेंटल या बेसिक फोर्सेस हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रही है। और वो फोर्सेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी जितने भी फोर्सेस आप सुनते हो, चाहे वो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो, फ्रिक्शन हो, या आपने नाम सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये जितने भी फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, ये सारे के सारे फोर्सेस या आपने जो भी नाम सुना होगा, ये एक्चुअली में इन्हीं फोर्सेस का रूप है। यही फोर्सेस एक्चुअली वो हैं, अलग अलग सिचुएशन में हमने उनका नाम दे रखा है और उनको हम अलग से स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली मैकेनिक्स में ये जो लास्ट के 2 फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हम वैसे भी स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि इन 2 फोर्सेस को स्टडी करने के लिए हमको न्यूक्लियस के अंदर घुसना होगा। और मैकेनिक्स में हम इस लेवल पे जाके बातें नहीं करते हैं। हम एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे या न्यूक्लियस के लेवल पे मैकेनिक्स में नहीं जाते हैं। वी ओनली टॉक अबाउट मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, बड़े लेवल पे हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि एक सरफेस है, उस सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है, तो बॉडी है। अब इस बॉडी में न जाने करोड़ों कितने एटम्स होंगे और उस एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो वैसे भी ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच लगता है, वहां तक तो हम बात ही नहीं करते मैकेनिक्स में। तो ये दोनों फोर्सेस वैसे भी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे या इसमें हम उसकी बात नहीं करते हैं, राइट। इवन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे भी नहीं जाते हैं, तो न्यूक्लियस की तो बात ही अलग है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, पार्टिकल की बात कर लेंगे। पर स्टिल पार्टिकल भी हम ऐसे मान के चलते हैं कि पार्टिकल बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो ये खुद पार्टिकल बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उन एटम्स के बीच में क्या फोर्स लगेगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्स लगेंगे, ये सारी बातें हम इस डीप लेवल पे जाके मैकेनिक्स में नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर से बातें होंगी कि हाँ, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल के एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्सेस हैं, उस बारे में मैकेनिक्स में बात नहीं होगी। तो अब न्यूक्लियस तो बहुत दूर की बात हो गई। न्यूक्लियस तो फिर अब वो एक एटम के अंदर होता है और फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में ये दोनों फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस की बात तो होगी नहीं। बात करते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी मैक्रोस्कोपिकली देखा जाएगा तो वो हमको नजर आता है। जैसे अगर मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ दूं तो ये नीचे जा रहा है, क्योंकि अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की भी जब हम बात करेंगे, देखो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी 2 पार्टिकल या किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। लेकिन हम जब बात करेंगे तो सिर्फ क्या बात करेंगे कि अगर हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो अर्थ उस पर जो फोर्स लगाएगा सिर्फ उसी की बात करेंगे। रीजन सिंपल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो ये मार्कर अगर मैं आपके सामने रखूं तो होता क्या है कि इस मार्कर पे इस पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे फोर्सेस जो है, जैसे मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये चेयर यहां पे रखा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ऊपर फैन है, फैन भी ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। पर ये सारे फोर्सेस हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे फोर्सेस नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, क्योंकि इनके द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे एक्सर्ट किया जा रहा है उसका वैल्यू बहुत ही कम है। किसके कंपैरिजन में? उस फोर्स के कंपैरिजन में जो फोर्स ये अर्थ इस पर एक्सर्ट कर रही है नीचे की। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम अगर अर्थ की बात करते हैं, अर्थ पे रखे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो अर्थ नीचे की ओर एक्सर्ट कर रहा है। बाकी सारे ग्रेविटेशनल फोर्स हम 0 मान के चलेंगे, क्योंकि वो वैसे भी बहुत वीक है और उसका इफेक्ट ना के बराबर होता है, ठीक है।
तो आप देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा रहेगा अगर हम अर्थ के ऊपर है। हाँ, अगर सपोज करो हम अर्थ से बाहर निकल जाते हैं, जैसे एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, तो उसमें हम देखेंगे कि एक अगर मान लो आपका सन जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर हम ऐसी बातें करते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तब वहां पे सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मून और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी बातें होंगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो हम अर्थ पे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, सिर्फ इतनी बात होगी। बाकी इस पर दूसरे ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर होगा, जीरो मान के चलेंगे हम लोग। तो मान लो जैसे बोलते हैं कि एक सरफेस है कोई और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स डेफिनेटली नीचे की ओर लगेगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ। अब देखो, अगर हम अर्थ पे काम कर रहे हैं तो हम या तो अर्थ के सरफेस पे हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा या अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक होगा। तो हम ये मान के यहाँ पे चलेंगे, ये मान लो अर्थ ऐसा है, अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम अर्थ पे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने टेबल रखा है और इस टेबल पे मैंने मार्कर रख दिया, तो मार्कर टेबल पे रखा हुआ है और टेबल अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक है, तो ये डिस्टेंस हम ना के बराबर मान के चलेंगे कि है नहीं। तो ऐसा समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे ही रखा हुआ है, ठीक है। ये मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। और अगर अर्थ पे रखा हुआ है तो इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, अर्थ हमेशा सेंटर से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, सेंटर की ओर बॉडी को खींचती है, तो इसका डिस्टेंस तुम मान के चल सकते हो कि रेडियस के बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ये चेक करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास है जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और r क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। और अगर मान लो इसका मास स्मॉल m मान ले तो मैं ऑब्जेक्ट का मास, और अर्थ का मास कैपिटल M, तो स्मॉल m कैपिटल M यहां पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है तुमको, Gm अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी, ठीक है। अब ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे सबसे, उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है क्योंकि देखो g का वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ भी फिक्स है, r का वैल्यू भी, अर्थ का रेडियस का वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, फिक्स है। जब ये सारे वैल्यूज डालोगे तो इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम अर्थ के नजदीक है तो हम मान सकते हैं कि g का वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मैकेनिक्स में हम अज्यूम करके चलेंगे फिलहाल इस चैप्टर के लिए। जब हम अर्थ से बाहर निकलेंगे, जैसे मान लो एक सैटेलाइट भेज दिया बहुत दूर, तो वहां पे फिर g का वैल्यू बदल जाएगा क्योंकि हम अर्थ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे हम नॉर्मली जो बात करेंगे कि एक बुक रखा हुआ है, एक चेयर पे कुछ सामान रखा हुआ है, या फिर एक आदमी भाग रहा है, आदमी कहीं पे खड़ा है, तो ये जितने भी सिचुएशन है, इन सब में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब का हम मानेंगे कि जो अर्थ का सरफेस है उसी पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, या फिर अर्थ के सरफेस से काफी नजदीक है, और ये मान के चल सकते हैं कि इसका सेंटर से डिस्टेंस उतना ही है जितना अर्थ का रेडियस है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे सिचुएशन में आप g का वैल्यू कांस्टेंट मान के चलोगे। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते भी हो तो वो हाइट नेग्लिजिबल होगा, मान के चलेंगे कि वो हाइट ज्यादा नहीं है, और हमारा g का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो gm अपॉन आर स्क्वायर की जगह अगर मैं g लिख दूं तो ये g इंटू m हो जाएगा, या फिर f इज इक्वल टू m इंटू g। दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on the body by earth। तो अब अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उस पे हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, तो ये वैल्यू होगा, जहां पे g का वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, और ये हमेशा नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाला फोर्स एक्ट करेगा। नाउ अर्थ जो हम पर फोर्स लगाती है उसको हम लोग वेट बोलते हैं,
दैट इज नोन एज वेट। तो ये जो फोर्स नीचे की ओर लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो जी है यहाँ पे। तो हमने एक ही जगह पे जी वर्ड यूज किया है एक्चुअली में एक्सेलरेशन ही, जिसका वैल्यू 9.8 अभी बताया मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। इसी को वेट भी बोला जाता है। तो तुम कई बार वर्ड सुनोगे वेट, ठीक है। वेट और मास में डिफरेंस है। मास मतलब उसका बेसिकली ये जो m है वो मास है, लेकिन वेट क्या है, mg है। वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, जो कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वेट mg विल एक्ट डाउनवर्ड, और ये हमेशा बॉडी पे रहेगा ही अगर हम अर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेट mg विल एक्ट डाउनवर्ड्स। तो ये एक फोर्स की बात हो गई। अच्छा, दूसरा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में कुछ फोर्सेस हैं जिसकी बातें हम यहाँ पे मैकेनिक्स में करेंगे, या जो फोर्सेस आपको मैकेनिक्स में दिखाई देगा, लेकिन बाकी कुछ ऐसे फोर्सेस भी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हैं, पर इसकी बातें हम फिलहाल यहाँ पे मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। जैसे कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोर्सेस में कुछ फोर्सेस होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और यही कॉन्टैक्ट फोर्सेस की हम बात करेंगे मैकेनिक्स में। तो बाकी जितने भी फोर्सेस आप यहाँ पे आपको दिखेगा वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही होंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, वो फोर्स जो बॉडी पर लगता है। जैसे देखो अगर दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो कई बार क्या होता है कि बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लग जाता है, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट लगाने के बाद फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो मैं उन फोर्सेस को क्या बोलता हूं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलता हूं। देखो जब दो बॉडी इंटरैक्ट करती है, दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रहना ही पड़ेगा। जैसे मान लो ये मार्कर है और अर्थ है, इसको मैं छोड़ दूं तो ये अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अर्थ फिर भी इस पर फोर्स लगा रही है। इनफैक्ट ये भी अर्थ पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है बिना कांटेक्ट के भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ इस पर लगा रही है वो बॉडीज के बिना कांटेक्ट पे भी लग जाता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और यहाँ पे दूसरा अगेन एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और दोनों एक दूसरे को यहाँ से रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बीच में गैप है तो भी एक दूसरे पर रिपल्शन वाला फोर्स लगा रहे हैं। और अगर सपोज करो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता तो फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाता, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, पर स्टिल इनके बीच में गैप होने के बाद भी ये फोर्स लग जा रहा है। तो कुछ अगर ऐसा फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स में नहीं आता है। हम इसकी बात भी मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। देखो कांटेक्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में सिर्फ कांटेक्ट फोर्स की बात होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगेगा जब बॉडी चार्ज्ड होगा। तो फिलहाल यहां पे इस चैप्टर में हम लोग चार्ज्ड बॉडीज की बातें नहीं करेंगे। तो अगर बॉडीज चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, राइट। और अगर सपोज करो ये बॉडी मूव होने लगे तो फिर इसके बीच में मैग्नेटिक फोर्सेस आ जाएंगे। अगेन वो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, देखो दूर है उसके बाद भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस भी कांटेक्ट फोर्सेस नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बॉडी का कांटेक्ट रहना जरूरी होगा इन सारे फोर्सेस के लिए। कांटेक्ट जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक स्टैटिक फोर्स के लिए, और ये तभी आएंगे जब भाई बॉडी चार्ज होगा। और हम चार्ज बॉडीज की बात नहीं करेंगे, बॉडीज अनचार्ज या न्यूट्रल होगा। तो ये सारे फोर्सेस की भी बातें इस चैप्टर में नहीं होंगी, राइट, फिलहाल इस चैप्टर के लिए। हाँ, लेकिन ये सारे वो फोर्सेस हैं, देखो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की ही बात कर रहा हूं मैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ही एग्जांपल है, पर ये वो फोर्सेस है जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम इनकी बात तो नहीं कर रहे हैं।
लेकिन कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऐसे भी हैं जो कि कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, जो तभी लगेंगे बॉडी पर जब ये बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, और हम इन फोर्सेस की बात जरूर करेंगे। इन फोर्सेस में आता है पहले तो नॉर्मल रिएक्शन। ये सब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। फ्रिक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, और कुछ फोर्सेस और हैं जैसे कि विस्कस फोर्स या फिर बॉइंट फोर्सेस। ये बॉइंट का स्पेलिंग एक बार देख लेना, पता नहीं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। ओके, बॉइंट फोर्स को एक और नाम दिया गया है, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। इसकी स्पेलिंग थोड़ी बेटर लग रही है। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे कांटेक्ट फोर्सेस है, मतलब ये फोर्सेस तभी लगेंगे जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो। कांटेक्ट छूटा, ये फोर्स खत्म। एक एक करके बात करते हैं, और ये एक एक फोर्स को मैं डिटेल में एक एक वीडियो में कवर करूंगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक बॉडी है और आपने इस सरफेस पे बॉडी को रखा, तो बताओ एक फोर्स तो क्लियर है, इस पर क्या लगेगा, नीचे वेट लगेगा। इसका वेट मतलब वेट mg, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दिस बॉडी, जो कि आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हम वेट भी बोलते हैं, और ये फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो ये सरफेस पे जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रही है, तो ये क्या करेगा, अब नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन नीचे पे क्या रखा हुआ है, एक सरफेस रखा हुआ है, जैसे कि एक टेबल रखा हुआ है मान लो, इस टेबल पे ये मार्कर रखा हुआ है, और अब इस मार्कर को अर्थ नीचे खींच रही है। तो ये मार्कर क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करता है, और फिर ये जो आपका सरफेस है, टेबल है, उसको दबाने की कोशिश करता है, दबाता है। अब ये टेबल को जो दबा रहा है, दबाने की वजह से क्या होगा, टेबल भी उसको ऊपर की ओर धक्का मारेगा। जितना जोर से ये टेबल को नीचे की ओर दबाएगा, टेबल भी उतना ही जोर से उसको ऊपर की ओर मारेगा। तो एक फोर्स इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर भी लग रहा है, और ये फोर्स कौन मार रहा है उसको, ये टेबल मार रहा है। क्यों मार रहा है, क्योंकि ये भी टेबल को दबा रहा है। जब वो नीचे जाने की कोशिश करता है ब्लॉक, तो ये टेबल को दबाता है। टेबल अगर दबाएगा टेबल को, तो टेबल भी तो चुप नहीं बैठेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर टेबल उसको दबाए, ये टेबल को अगर दबाए ब्लॉक, तो टेबल भी अपना रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर मारेगा। तो ये एक्चुअली में रिएक्शन फोर्स होता है। किसका रिएक्शन, ब्लॉक जो टेबल को दबा रहा है, ये जो बॉडी टेबल को नीचे की ओर दबा रहा है, वो एक्शन फोर्स हो गया, उसका रिएक्शन फोर्स ब्लॉक को ऊपर की ओर लगता है। तो टेबल भी ब्लॉक को अब ऊपर की ओर धक्का मारता है। सो दिस इज योर रिएक्शन फोर्स। ना ये फोर्स याद रखना, हमेशा जो सरफेस होता है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है ये बॉडी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर मारा जाता है। तो क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है सरफेस के ऊपर, तो इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन फोर्स है, और नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये आपका रिएक्शन फोर्स होगा। अब रिएक्शन फोर्स जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक ढलान है इस तरीके से, और अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो, तो आप देखो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो अब वो इस सरफेस को ऐसे दबाएगा। तो इस केस में इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से लगेगा। अब दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन को हम एन से कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में आर भी लिखा जाता है, यहाँ पे मैं एन लिख रहा हूं। तो इस बार देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एंगल पे लग रहा है, ना कि वर्टिकली लग रहा है। तो जैसा आपका सरफेस होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा ये नॉर्मल रिएक्शन लगता है। समझ में आ गई बात। तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, क्या है बताओ। एक हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा ना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के जो भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम फोर्स देखते हैं, वो सारे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होते हैं। जैसे मैं किसी को धक्का मार रहा हूँ, किसी का हाथ दबा रहा हूँ, ये सारे के सारे फोर्सेस आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही हुए। समझ में आ रही बात? तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी आपका यही फोर्स होगा, बट बेसिकली ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट होगा तब तक ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। कॉन्टैक्ट छूटा, नॉर्मल रिएक्शन खत्म। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। अगर सपोज करो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को अगर आप मूव कर रहे हो किसी सरफेस पे, तो इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन है, जैसे मान लो सरफेस नीचे का फिक्स है और इस पर अगर आप ब्लॉक को मूव करने की कोशिश करते हो, तो उस मोशन को रेजिस्ट करने के लिए इस सरफेस के अलॉन्ग एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स या फिर सिंपली फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन आपके इस रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करेगा। शुरू में तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसा होता है कि मोशन होने ही नहीं देता। आप हल्का सा फोर्स लगाओ तो वो आपको सामने से उतना ही फोर्स लगा के रोक देता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब आप ज्यादा फोर्स लगा के उसको मूव करने लग जाओगे, ये एक बार मोशन में आ गया, तो मोशन में आने के बाद भी एक दूसरा फ्रिक्शन लगता है जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन की पूरी स्टडी हम आगे करेंगे। तो वो फ्रिक्शन काम करने लग जाता है जो कि मोशन को अपोज करता है। जैसे ये आगे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता रहेगा जो कि उस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। तो ये फ्रिक्शन हमेशा याद रखना दोनों सरफेस के बीच में लगता है, सरफेस के अलॉन्ग लगता है। ये इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके रिलेटिव, इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा। तो ये आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा पीछे की ओर। तो ये सरफेस के अलॉन्ग लगता है। ठीक है, और अगर सपोज करो आप बॉडी यहां मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा। सॉरी, बॉडी अगर सपोज करो हाँ यहां मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में उल्टा लगेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी जो भी है उसको अपोज करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, ये की इसकी भी बात होगी। नॉर्मल रिएक्शन हो गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में होता है। अगर सपोज करो, लास्ट वीडियो में मैं बात कर चुका हूं इसके बारे में भी, कि आपका अगर सपोज करो ऊपर एक सपोर्ट है और आपने यहाँ पे रस्सी लटका दिया है और इस रस्सी को अगर आप छोड़ोगे तो इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई रस्सी को पकड़ के नीचे की ओर खींच रहा है, जैसे आपने कुछ लटका दिया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ग्रेविटी जो है उसको नीचे खींच रही है, इसका वेट इसको नीचे खींच रही है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये रस्सी को नीचे खींचेगा, रस्सी टाइट हो जाएगा, रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगा और रस्सी क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। किसको? इस ऑब्जेक्ट को। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, जो कि रस्सी में होता है। और ये टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहां पे देखो, ये जो टेंशन है, टेंशन वाला फोर्स है, वो इस ऑब्जेक्ट को वापस पुल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको नीचे खींचकर रस्सी को टाइट कर रहा है। रस्सी को ये ऑब्जेक्ट नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। उसी का एक फोर्स रिएक्शन फोर्स होगा कि रस्सी जो इस पर लगा रहा है और उसको फिर से ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फोर्स होगा ये आपका टेंशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसकी भी बातें होंगी। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या है? ये स्प्रिंग के केस में फोर्स लगेगा। देखो, अगर सपोज करो आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अटैच कर दिया और स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। अगर कोई इस स्प्रिंग को ऐसे ऑब्जेक्ट को दबाता है और स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर देता है, तो स्प्रिंग क्या करती है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। जिस डायरेक्शन में आपने उसको अंदर धकेला होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगी। और अगर इस मोमेंट पे आप छोड़ दोगे तो आपको ये फोर्स दिखेगा भी। यही फोर्स इस ब्लॉक को वापस लेके जाता है। समझ में आ रहा है? इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो अगर सपोज करो आप इस तरीके से स्प्रिंग को दबाते हो तो स्प्रिंग भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है, और ये फोर्स जो है ये स्प्रिंग के अंदर आता है, इसलिए हम लोग इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो भी ये फोर्स आता है। मान लो किसी ने पकड़ के इसको खींच दिया और खींच के लंबा कर दिया, खींच के इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया, तो अगर बाहर की ओर खींचोगे तो अब ये स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगा और ब्लॉक को अंदर लाने की कोशिश करेगा। तो अगर सपोज करो इसको कंप्रेस करोगे तो ये स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगा, इसको एलोंगेट करोगे, स्ट्रेच करोगे
तो स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे अंदर की ओर लगेगा। तो बॉडी पे ये स्प्रिंग फोर्स भी लगता है, ये स्प्रिंग फोर्स की भी बातें होंगी इस चैप्टर में। तो ये कुछ ऐसे फोर्सेस थे, ये सारे के सारे याद रखना कांटेक्ट फोर्सेस हैं। और जो भी फोर्सेस हम बोल रहे हैं वो बेसिकली फंडामेंटली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे डिपेंड करता था, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात किया, तो वो कांटेक्ट फोर्सेस नहीं थे, तो उसकी बातें यहाँ पे नहीं होंगी, ये सारे कांटेक्ट फोर्सेस की ही बातें होंगी। इसके अलावा और कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये याद रखना, ये जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन है, इनमें सीधा सीधा रिलेशन होता है। देखो, जहां तक कांटेक्ट फोर्स का सवाल है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कांटेक्ट में हो तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये कांटेक्ट फोर्स जो है बेसिकली किसी एंगल पे भी हो सकता है। मान लो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो इस एंगल पे है, ऐसे लग रहा है। अब इस कांटेक्ट फोर्स का अगर आप दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड करोगे, तो एक कंपोनेंट आपका सरफेस के अलोंग आ जाएगा, देख रहे हो, तो इस सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगेगा, ये कांटेक्ट फोर्स ही है, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स हमने ड्रॉ किया है, एक पर्टिकुलर एंगल पे दोनों का कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और एक कांटेक्ट फोर्स तब आएगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में आ जाए। इस कांटेक्ट फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक सीधा ऊपर की ओर और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस सरफेस के अलोंग कांटेक्ट है उसके पैरेलल या उस सरफेस के अलोंग एक कंपोनेंट ले लिया उस कांटेक्ट फोर्स का, और इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर ले लिया। ये जो आपका सरफेस के अलोंग ये फोर्स आ रहा है, सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है, ये आपका फ्रिक्शन होता है। और सरफेस के परपेंडिकुलर जो ये फोर्स होता है, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये दोनों कांटेक्ट फोर्स का ही दो अलग अलग कंपोनेंट है। तो फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट है, और नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। समझ में आई चीज? बाकी टेंशन स्प्रिंग ये सब, टेंशन स्प्रिंग फोर्स ये सब देख चुके हैं हम लोग। और कुछ फोर्सेस मैंने यहाँ पे इस साइड भी लिखे थे, उसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स में भी एक स्पेशल केस है एयर रेजिस्टेंस का, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, और मैंने पहले चैप्टर में बात किया, इसी चैप्टर में शुरुआत में बात की थी। फिर एक था आपका बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। से ये फोर्सेस तब लगते हैं जब सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में होता है, मतलब लिक्विड ही नहीं बल्कि जब फ्लूइड कांटेक्ट में आता है किसी के। फ्लूइड मतलब क्या? या तो लिक्विड्स या फिर गैसेस, लिक्विड या फिर गैसेस, इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो जब फ्लूइड आ जाता है कांटेक्ट में, तब ये फोर्सेस लगते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये भी कांटेक्ट फोर्सेस ही हैं, विस्कस फोर्स, बॉइंट फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सब भी कांटेक्ट फोर्स भी है, कांटेक्ट फोर्स ही है। लेकिन इसमें बेसिकली जो कांटेक्ट होता है वो लिक्विड के साथ होता है या गैस के साथ होता है। इन शॉर्ट आपका कांटेक्ट फ्लूइड के साथ होता है। जैसे अगर सपोज करो ये मार्कर मैं पानी में ले जाकर रख दूं, तो अगर मैं पानी में रखता हूं तो फिर ये दोनों फोर्सेस लगेंगे, विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स। अगर पानी में ड्रॉप करता हूं मैं, तो इस पर ये क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आ गया है, वाटर क्या है? लिक्विड है, तो ये फोर्सेस लगेंगे। इनफैक्ट अगर मैं एयर में भी मूव करता हूं अपने हाथों को, या फिर इस मार्कर को एयर में मूव करता हूं, तो एयर भी फ्लूइड है, गैसेस से बने हुए हैं, तो एयर में भी ये दोनों फोर्सेस लगते हैं, विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स। एयर में जो विस्कस फोर्स लगता है उसी को हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। विस्कस फोर्स मतलब क्या कि अगर आप किसी फ्लूइड में, चाहे वो लिक्विड हो या गैस में हो,
अगर आपका बॉडी मोशन परफॉर्म करता है, तो जिस तरीके से दो सॉलिड पे एक सॉलिड बॉडी अगर मूव करने की कोशिश करे तो उसके ऑपोजिंग फोर्स मिलता है फ्रिक्शन, उसी तरीके से अगर फ्लूइड में कोई बॉडी मूव करता है तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऑपोजिंग फोर्स मिलता है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। लिक्विड के अंदर ये विस्कस फोर्स आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भरो, टब लो, टब में पानी भरो, अपना हाथ डालो और हाथ को मूव करो, तो आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा और आपका हाथ का मूव करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उस ऑपोजिट फोर्स की वजह से। तो वो एक्चुअली में आपका विस्कस फोर्स होता है जो आपके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, एयर में भी ये विस्कस फोर्स है, लेकिन ये विस्कस फोर्स काफी कम होने की वजह से हमको ये फील नहीं होता, राइट, बट स्टिल देयर इज विस्कस फोर्स। एयर का जो विस्कस फोर्स होता है उसी को हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये भी कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि हम एयर के कांटेक्ट में है तभी ये फोर्स आ रहा है, लिक्विड के कांटेक्ट में है तभी वो विस्कस फोर्स आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कांटेक्ट फोर्स। बॉइंट फोर्स, देखो फ्लूइड में चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, अगर सपोज करो कोई बॉडी रखा रहता है तो उसको हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल बॉइंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। इसके बारे में भी आगे कुछ एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे, राइट। पर किसी भी लिक्विड में या किसी भी गैसेस में अगर सपोज करो कोई बॉडी है तो हमेशा उसको परपेंडिकुलर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। देखो इसी बॉइंट फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स है वो तैरती है। जैसे अगर मान लो मैं प्लास्टिक का कोई डब्बा ले जाकर रख देता हूँ पानी के सरफेस के ऊपर, तो वो फ्लोट होने लगता है। फ्लोट क्यों होता है? इसी अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से, क्योंकि देखो उसका वेट है तो वो नीचे चले जाए, लेकिन वाटर जो है ऊपर की ओर उसको अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है, और ये अपथ्रस्ट फोर्स अगर वेट से ज्यादा होता है तो फिर वो फ्लोट करने लगता है वाटर में। समझ में आ रही बात? या इसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलो या फिर बॉइंट फोर्स बोलो। अगेन जब बॉडी कांटेक्ट में होगा लिक्विड के या फिर गैसेस के तो ही ये फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस भी क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में इसकी बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ सॉलिड्स की बात करेंगे। तो सॉलिड्स के केस में दो सॉलिड्स कांटेक्ट में होंगे, बस इसी की बात करेंगे। तो इसलिए हम ये चारों फोर्सेस आपको देखने को कई बार मिल जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, जो कि वेट ऑफ द बॉडी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इन फोर्सेस के बारे में हम एक अलग से चैप्टर है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया है, राइट। अब देखो अगले चैप्टर्स में अगले वीडियोस में एक एक ये जो फोर्स है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फोर्सेस का लिस्ट है जो आपको मैकेनिक्स में देखने को मिल सकता है स्टडी करने के दौरान। ठीक है, थैंक यू।